बड़ी खबर है, सुरक्षित नहीं है आपकी कार। आपने हाईवे पर गाड़ियां तो बहुत दौड़ाई होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि बाहर से सुरक्षित दिखने वाली आपकी पसंदीदा कार आपके लिए कितनी सुरक्षित है? क्या ये कार एक्सीडेंट होने पर आपकी जान बचा पाएगी? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि 7 भारतीय पॉपुलर कारें क्रैश टेस्ट में फेल हो गई हैं। इसमें महिंद्रा स्कॉर्पियो, मारुति सेलेरियो, हुंडई इयॉन और रेनो क्विड शामिल है। स्पीड के दीवानों के लिए बुरी खबर। क्रैश टेस्ट में फेल हुई स्कॉर्पियो, इयॉन और रेनो क्विड भी फेल। मारुति सेलेरियो भी नहीं है सुरक्षित। हाईवे पर हवा से बातें करने वाली कारों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं। देश की 7 पॉपुलर कारें क्रैश टेस्ट में फेल हो गई हैं। इन कारों का क्रैश टेस्ट किया है ब्रिटेन की संस्था ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम ने। जो कारें क्रैश टेस्ट में फेल हुई हैं, उनमें शामिल हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो, मारुति सेलेरियो, मारुति एको, हुंडई इयॉन और रेनो क्विड के 3 मॉडल्स। भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवीज में शामिल महिंद्रा स्कॉर्पियो को क्रैश टेस्ट में 0 स्टार मिला है। खास बात यह है कि टेस्ट के दौरान गाड़ियों की स्पीड सिर्फ 64 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई थी। यानी स्पीड ज्यादा होने पर इन कारों का क्या होगा, आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। एडल्ट सेफ्टी के लिहाज से ग्लोबल एनकैप ने टेस्ट में सभी 7 कारों को 0 स्टार दिया है, यानी इन्हें पूरी तरह असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। टेस्ट के दौरान कारों में रखे गए पुतले को लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज हुई। इस क्रैश टेस्ट ने साबित कर दिया है कि भारत में इसकी कितनी जरूरत है। भारत सरकार अक्टूबर 2017 से क्रैश टेस्ट जरूरी करने जा रही है। अक्टूबर 2017 के बाद देश में वही कारें बिकेंगी जो फ्रंट और साइड क्रैश टेस्ट को पास करेंगी। इससे भारत में सुरक्षित कारों का मार्केट बनाने में मदद मिलेगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कंपनियां कानून बनने का इंतजार कर रही हैं? क्या उन्हें इन असुरक्षित कारों को लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मार्केट से नहीं हटा लेना चाहिए? ग्लोबल एनकैप ने पिछले 3 सालों के दौरान 16 गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया, जिनमें से सिर्फ 2 कारें 4 स्टार हासिल कर पाई हैं। इनमें टोयोटा की इटियोस और वॉक्सवैगन की पोलो शामिल हैं। इस बार के टेस्ट में शामिल 7 कारों में से 6 कारों ने चाइल्ड सेफ्टी के मामले में 2 स्टार हासिल किए हैं, जबकि मारुति सेलेरियो को 1 स्टार मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं कि क्रैश टेस्ट के लिए ग्लोबल एनसीएपी ने क्या पैरामीटर्स तय किए हैं। 64 किलोमीटर पर घंटा, 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये क्रैश टेस्ट होता है। 64 किलोमीटर जिस पे हम और आप अक्सर या कहें रोज ऑफिस आते जाते हैं या जब कार चलाते हैं तो चलते होंगे। कार की फ्रंट से कंक्रीट दीवार से टक्कर कराई जाती है, तो कार का जो फ्रंट होता है, बोनट होता है, उससे कंक्रीट की दीवार में इस स्पीड से 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टक्कर कराई जाती है। और क्रैश टेस्ट में बैरियर पैरामीटर की जांच होती है। इसके अलावा बैरियर पैरामीटर में पेड़ या पोल से टक्कर की जांच की जाती है कि अगर पेड़ और पोल से इसी स्पीड में कार टकराए तो उसकी क्या हालत होगी। ये इस ग्लोबल एनसीएपी टेस्ट में किया जाता है। एयर बैग्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी जांच भी की जाती है कि जो एयर बैग गाड़ी में दिए गए वो ठीक से सेंसर्स उसके काम कर रहे हैं, वो बैग सही से काम कर रहा है। कार में चाइल्ड सेफ्टी की भी जांच होती है कि अगर बच्चा उस कार में बैठा है तो क्या वो सेफ है उस स्पीड पर। साइड से टक्कर होने पर यात्रियों की सुरक्षा की जांच, अगर कोई आपको साइड से टक्कर मारे तो क्या हो। क्रैश टेस्ट में कार को 0 से 5 स्टार दिए जाते हैं, यानी बिल्कुल खराब यानी 0, बहुत अच्छा या 5 स्टार सबसे अच्छा और 0 स्टार सबसे खराब होता है। और इन 7 कारों को जिनकी हम बात कर रहे हैं, इन 7 को 0 नंबर्स मिले हैं, 0 स्टार रेटिंग मिली है, जो कि सबसे खराब है और उतनी ही चौंकाने वाली भी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी नंद कुमार नायर जुड़े हुए हैं। नंद, आप ऑटो कवर करते हैं और जब भी कोई नई गाड़ी आती है तो अक्सर आप उसके जो फीचर्स है वो तो बताते हैं, साथ ही आप ये बताते हैं कि सिक्योरिटी के पैमाने पर वो गाड़ी कितनी खरी उतरती है। इन 7 गाड़ियों के इस टेस्ट में 0 स्टार हासिल करने के बाद क्या सबसे पहले दिमाग में आता है और कितनी चौंकाने वाली खबर है ये?
सबसे पहले गौरव दिमाग में ये आता है कि ये जो हम सवाल मैन्युफैक्चरर से पूछते हैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी नई गाड़ी लॉन्च होती है, सेफ्टी के लिहाज से क्या कदम उठाए गए हैं, और जवाब आता है कि सरकारी नियमों के अनुसार जो जो सेफ्टी के पैमाने हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं। और वही बात इस क्रैश टेस्ट से भी लागू होती है। जो सरकारी नियम है उनके अनुसार सभी पैमाने पार होते हैं, लेकिन जो सेफ्टी के असली पैमाने हैं उन पर खरी नहीं उतर पाती है। ये जो पैरामीटर्स जो दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पर कितना देती है इस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, लेकिन कितने एयरबैग्स हैं ये सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ना ही मैन्युफैक्चरर्स द्वारा एंटरटेन किए जाते हैं। जबकि बाहर यही से मैन्युफैक्चरर्स अपनी क्रैश टेस्ट फैसिलिटीज में अपनी गाड़ियों की जांच करते हैं और बहुत ही ध्यान से करते हैं। इतना तक कि पेडेस्ट्रियन चेक भी किया जाता है कि अगर गाड़ी की टक्कर लगती है किसी पेडेस्ट्रियन से तो उसको कितना इंपैक्ट होगा, यानी कि हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। अब इसको समझने की कोशिश करें। जो एनकैप ने पहला टेस्ट किया था 2014 में किया था, तब 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियाँ उठाई। टोयोटा की इटियोस और पोलो को छोड़ के सभी फेल हो गई। तब शायद लोगों को जागना चाहिए था, सरकार को जागना चाहिए था, मैन्युफैक्चरर्स को जागना चाहिए था। और अब 2016 आ चुका है और 2016 के टेस्ट की आप देख सकते हैं क्या रिजल्ट है। इस बार ठीक है, नंद इस पर एक सवाल आता है। आप कह रहे हैं कि ठीक है, कंपनियों की दलील है कि भारतीय पैरामीटर्स के हिसाब से ये सभी सुरक्षित कारें हैं, लेकिन एक कस्टमर जिसको अब इस खबर को देखने के बाद अगर चिंता होगी और वो नई कार खरीदने के बारे में सोच रहा होगा, तो उसके लिए क्या टिप्स हैं? भारतीय सुरक्षा मानकों के लिहाज से फिर भी कुछ कारें तो होंगी या क्या पैमाने होंगे जिससे वो अपने लिए एक सुरक्षित कार चुन सके? ये कहना बहुत मुश्किल है गौरव कि कौन सी कार सुरक्षित होगी। अगर मैं लग्जरी सेगमेंट की जो कार्स है, मर्क, ऑडी और बीएमडब्ल्यू की जो गाड़ियां उनको छोड़ दूं, क्योंकि उनको पूरी तरीके से टेस्ट किया जाता है, एनकैप की टेस्टिंग में भी वो सारी गाड़ियां पास होकर आती हैं। लेकिन एंट्री लेवल में जो हैचबैक्स हैं, प्रीमियम हैचबैक्स हैं या फिर एंट्री लेवल एसयूवीज हैं, उनके बारे में कुछ भी कहना नामुमकिन है। हमारे पास इकलौता इलाज यही है कि हम इंतजार करें। हम इंतजार करें 2017 के आने का, जब इन नियमों को लागू किया जाएगा, जब हर गाड़ी को जो कि उस वक्त लॉन्च होगी 2017 के बाद, उसको फ्रंट और साइड क्रैश टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा, या फिर इंतजार करें 2019 का, जब तक मौजूदा कारों को इन सभी टेस्ट को या फिर इन्हीं कारों में चलते रहें। बहुत शुक्रिया नंद, आपका आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया भारतीय पैरामीटर्स के बारे में। तो फिलहाल जिम्मेदारी सरकार की है कि जल्द से जल्द इन नियमों को और सख्त नियमों को जल्दी से जल्दी भारत में इंट्रोड्यूस किया जाए, ताकि जो भारतीय कम्यूटर्स हैं उनकी सुरक्षा इंश्योर की जा सके, उनकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा जा सके। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कारें हैं, इन 7 कारों में बहुत सारी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं भारत में और बहुत ज़्यादा बिकती भी हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर सरचार्ज के खिलाफ केंद्र सरकार और आरबीआई से जवाब मांगा है। कोर्ट ने वित्त मंत्रालय और आरबीआई को 19 अगस्त तक इस मामले में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। एडवोकेट अमित सानी ने एक पीआईएल दाखिल कर डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले सरचार्ज को अवैध बताया था। याचिकाकर्ता के मुताबिक याचिका में कहा गया कि सरचार्ज लगाना न सिर्फ अवैध है बल्कि भेदभावपूर्ण भी है। इसके अलावा कैश ट्रांजैक्शन से ब्लैक मनी को भी बढ़ावा मिलता है। उधर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 5 सहयोगी बैंक और भारतीय महिला बैंक के मर्जर के लिए सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मांगी है। इससे पहले आज हुई बैठक में 5 एसोसिएट बैंक्स ने एसबीआई के साथ मर्जर का प्रस्ताव दिया। अब एसबीआई के सेंट्रल बोर्ड की बैठक में मर्जर के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। हालांकि एसोसिएट बैंकों के कर्मचारियों के एक वर्ग ने मर्जर का विरोध किया है और 20 मई से हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। आपको बता दें कि एसबीआई के 5 एसोसिएट बैंक हैं, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद शामिल है। तो बड़ी खबर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मांगी है और सरकार से उसने पूछा है कि ये मर्जर की सैद्धांतिक मंजूरी दी जाए। इससे पहले आज बैठक हुई इन सभी बैंकों की और 5 एसोसिएट बैंकों ने एसबीआई के साथ मर्जर का प्रस्ताव दिया और ये खबरें पहले भी आ रही थी। जी बिजनेस आपको पहले भी रिपोर्ट करा था और बजट से पहले भी खबर थी कि बजट में इसका ऐलान हो सकता है, लेकिन बजट में इसका कोई खास ऐलान नहीं हुआ। लेकिन अब खबर है कि ये सैद्धांतिक मंजूरी के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूछा है। तो एसबीआई के सहयोगी बैंकों का एसबीआई में मर्जर से क्या असर पड़ेगा, आइए हम आपको बताते हैं। एसबीआई के अभी 48,609 एटीएम हैं, जबकि सहयोगी बैंकों के 8,862 एटीएम हैं। मर्जर के बाद एसबीआई के एटीएम की संख्या बढ़कर 57,471 हो जाएगी। वही एसबीआई की फिलहाल 16,333 ब्रांच हैं। मर्जर के बाद यह तादाद बढ़कर 22,433 हो जाएगी। यानी एसबीआई का फुटप्रिंट और बढ़ेगा और वो देश का अभी भी सबसे बड़ा बैंक है और उसके बाद और भी बड़ा बन जाएगा, क्योंकि उसके पास ब्रांचेज और एटीएम की संख्या ज्यादा होगी।
और मेरे साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी रजनीश कुमार जुड़ रहे हैं। मिस्टर कुमार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहला सवाल सर, बोर्ड में आज बोर्ड बैठक थी, क्या कुछ चर्चा हुई सर इस मर्जर को लेकर? नहीं, देखिए बोर्ड मीटिंग में क्या चर्चा हुई उसमें तो इलैबोरेट नहीं कर सकते, लेकिन जो स्टॉक एक्सचेंज को इंफॉर्मेशन दिया गया है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि रेलिवेंट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से नेगोशिएशन करने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया जाए। ओके सर, लेकिन भारतीय महिला बैंक के मर्जर की भी बात है, इसको लेकर क्या बात हुई सर? वो भी उसी में नोटिस में पांचों बैंक वो और भारतीय महिला बैंक का, तो ये नेगोशिएशन स्टार्ट है। उसके बाद इन प्रिंसिपल अप्रूवल जब गवर्नमेंट का हो जाता है और बाकी कार्रवाई होती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रजनीश कुमार एमडी एसबीआई हमारे साथ जुड़े थे, जो कि कह रहे हैं कि एक्सचेंजेस को जो सूचना दी गई है उसके मुताबिक प्रिंसिपल नोट सरकार से मांगी गई है, सैद्धांतिक मंजूरी मांगी गई है 5 एसोसिएट बैंकों के मर्जर को लेकर और भारतीय महिला बैंक के मर्जर को लेकर। बड़ी खबर, इस बारे में हम आपको और अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज धारा मुंबई से जुड़ रहे हैं। मनोज, लगातार इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि जल्द से जल्द सरकार इन 5 बैंकों का मर्जर करेगी, एसोसिएट बैंकों का एसबीआई के साथ, और आज खबर है कि एसबीआई ने इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी सरकार से मांगी है। क्या और जानकारी है आपके पास इस बारे में? जी गौरव, बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि ये क्यों हो रहा है। दिस इज द लार्जर इनिशिएटिव टू मर्ज बैंक, और यहाँ पे एक बड़ा बैंक क्रिएट करने की जो एक बैंक ब्यूरो बोर्ड का एक ऑब्जेक्टिव रखा गया था, उसके तहत ये प्रोसेस चालू कर दिया गया है। जैसे अभी रजनीश कुमार सर बता रहे थे कि लार्जली उन्होंने इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए अप्रोच किया गया है फॉर द नेगोशिएशन। दैट डजंट मीन दैट कि मर्जर्स इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। ये अभी यहाँ पे इन प्रिंसिपल अप्रूवल और प्रोसेस चालू हो गया है। जैसे उन्होंने 5 बैंकों का नाम भी लिया आपने, और यहाँ पे महिला बैंक के लिए, और यहाँ पे लेके एक लार्जर कंसर्न ये भी हो सकता है गौरव कि जो एम्प्लॉइज जो हैं उनके एक स्टिफ ऑपोजिशन हो सकता है। ऑल्दो प्लेटफॉर्म शेयरिंग जो टेक्नोलॉजी है उनकी कॉमन है, दैट इज अ बिग पॉजिटिव फॉर, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये एसबीआई के लिए एक मार्जिन पे कंसर्न हो सकता है, क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग इतने सारे जो एम्प्लॉइज जो शिफ्ट होंगे एसबीआई में, उसके तहत एक बहुत बड़ा हिट हो सकता है, ऐसा एनालिस्ट मानते हैं गौरव। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनोज इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं और इस बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन विजय माल्या से जुड़ी बड़ी खबर है। विजय माल्या को एक और बड़ा झटका लगा है। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल ने माल्या को 270 करोड़ रुपए के भुगतान पर रोक लगा दी है। डीआरटी ने न्यूयॉर्क स्थित जेपी मॉर्गन बैंक को आदेश दिया है कि वो माल्या को पैसा नहीं निकालने दे। आपको बता दें कि यूनाइटेड स्पिरिट्स के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का पद छोड़ने के लिए माल्या को डियाजियो से 515 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। इसके तहत डियाजियो ने 270 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जो जेपी मॉर्गन बैंक में जमा है। साथ ही डीआरटी ने बैंक से 25 फरवरी 2016 के बाद से खाते की ट्रांजैक्शन डिटेल्स की भी मांग की है। माल्या पर बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए का बकाया है और माल्या फिलहाल लंदन में है। उधर डेटा ग्रोथ और ग्राहकों की बढ़ती संख्या के दम पर 2015-16 में वोडाफोन इंडिया का रेवेन्यू 5% बढ़कर 44,490 करोड़ रुपए हो गया है। इस दौरान कंपनी का डेटा रेवेन्यू 45% बढ़कर 8,263 करोड़ रुपए हो गया है। वोडाफोन इंडिया के सीईओ सुनील सूद का कहना है कि कंपनी स्पेक्ट्रम बढ़ाने के लिए स्पेक्ट्रम शेयरिंग पर भी विचार कर रही है। सुनील सूद से खास बात की हमारे संवाददाता मनोज धारा ने। बात करने के लिए हमारे साथ एमडी एंड सीईओ ऑफ वोडाफोन सुनील। नमस्कार सर एंड वेलकम टू जी बिजनेस। सर, जनरली आपकी अर्निंग्स आज अनाउंस की है, स्पेक्ट्रम शेयरिंग पर आप कैसा गोइंग फॉरवर्ड आपका क्या स्ट्रैटेजी है, एंड इफ यू कैन जस्ट इलैबोरेट मोर ऑन दैट। देखो, स्पेक्ट्रम हमने हमेशा बोला है कि हमारे देश में ये स्केर्स रिसोर्स है और हर ऑपरेटर को बहुत ही कम क्वांटिटी मिली है, और सब चाहते हैं कि ये ज़्यादा क्वांटिटी में मिले ताकि एफिशिएंसीज बढ़ जाए, बेटर एक्सपीरियंस हम कस्टमर्स को दे सकें। तो इस एरिया में हम ग्रेटफुल हैं कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ कम आउट विद सम इनिशिएटिव्स, स्पेक्ट्रम शेयरिंग, spectrum trading, as well as spectrum harmonization. All this will help to get more spectrum and in larger or better quantities में will make it available even including the auction. जो डिफेंस स्पेक्ट्रम है वो भी रिलीज होगा, वो भी ऑक्शन में है। एक्वायर करने का देखेंगे वाई ट्रेडिंग। हम लोग
चाहते हैं कि हमारी जो स्पेक्ट्रम क्वांटिटीज़ है वे और बढ़ जाए। बिल्कुल। अभी हमारे पास बहुत कम है, हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा हो जाए, और स्पेशली इन द 4G एरिया ऑल्सो। और हम लोग ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, ट्रेडिंग, शेयरिंग या ऑक्शंस, जो भी तरीके से हमें ये एट द बेस्ट प्राइसेस पॉसिबल, जो हम सोचते हैं सही प्राइसेस है, जहाँ से भी हमें मिलेगा हम लोग कोशिश करेंगे।